हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह सेठी और मैं राजकीय इंटर कॉलेज कुंडीपुरा जनपद बिजनौर में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा मानव शरीर है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है और इन मानव अंगों में से 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे नाक, त्वचा, कान, जीभ और आंख, और ये सभी अंग हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती हैं। जैसे हमारी आंख को ही ले लीजिए, ये इस सुंदर दुनिया को हमें देखने में बहुत सहायता करती है और यह देखने में तो बहुत ही आसान और सामान्य सी लगती है, परंतु इसकी संरचना बहुत ही जटिल है और इसका कार्य तो उससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाई स्कूल के बच्चों और इंटरमीडिएट के बच्चों के दोनों के लिए ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में हाई स्कूल की ले लीजिए चाहे इंटरमीडिएट की, दोनों ही परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंख की संरचना से। और आंख की संरचना के अंदर हम पढ़ेंगे इसके विभिन्न भाग जैसे स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, पुतली या नेत्र तारा, लेंस, पक्षमाभी पेशियां, रेटिना और प्रकाश शिराएं। और साथ ही हम पढ़ेंगे इनके कार्यों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आंख लगभग गोलाकार होती है जिसका व्यास लगभग 1 इंच के आसपास होता है, और हमारी गोलाकार आंख का ये बाहरी आवरण आपको यहां से लेके यहां तक और नीचे यहां से लेके यहां तक जो दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल, और इसका एक नाम और है, उसे कहते हैं स्क्लेरा। और इस स्क्लेरा का रंग व्हाइट यानी कि सफेद होता है, और जैसा कि इसका नाम है दृढ़ पटल, इसका मतलब है कि यह आंख का सबसे ही मजबूत और कठोर भाग है। यदि आप अपनी आंख को किसी आईने में देखते हैं तो इधर का ये सफेद हिस्सा और इधर का ये सफेद हिस्सा आपको दिखाई देगा, इसी को हम स्क्लेरा कहते हैं। अब जानते हैं इसके कार्य के बारे में। अगर आंख में कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा या कोई धूल का कण चला जाए तो हम जल्दी से अपनी आंख को मसल लेते हैं। अगर ये वाला हिस्सा दृढ़ ना होता तो हमारी आंख में बहुत जल्दी से घाव हो जाते। इसलिए इसका प्रमुख कार्य है हमारी आंख को सुरक्षित रखना। बाहर से आने वाले कीड़े और धूल के कणों से हमारी आंख की रक्षा हमारी पलक भी करती है, परंतु यह हमारे आंख का भाग नहीं है। यदि आप अपनी आंख को बंद करके उस पे अपनी उंगली रख लें और अपनी आंख को इधर से उधर चलाएं तो आपको महसूस होगा कि आपकी आंख का बीच का हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ है। इस उभरे हुए हिस्से को हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आंख के मध्य हिस्से में एक पारदर्शी आवरण की तरह होता है। कॉर्निया बाहर से आने वाले प्रकाश में से 95% प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देता है, यानी कि आगे की तरफ भेज देता है। अगर हम अपनी आंख को एक साइड से देखें तो आंख का ये जो सफेद हिस्सा है इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे स्क्लेरा कहते हैं। और सामने की तरफ ये जो पारदर्शी हिस्सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं कॉर्निया। इस पारदर्शी कॉर्निया के पीछे आपको ये रंगीन झिल्ली और एक काला सा छेद दिखाई दे रहा होगा। इस रंगीन झिल्ली को हम नाम देते हैं आइरिस। हमारी आंख के रेखा चित्र में यहां से लेके यहां तक का हिस्सा और नीचे यहां से लेके यहां तक का जो रंगीन हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यह है आइरिस, और इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। और प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए यह पुतली यानी कि नेत्र तारा की सहायता लेता है, जो इस झिल्ली के बीचों बीच छेद की तरह दिखाई देता है। अगर हम अपनी आंख को सामने की तरफ से देखें तो ये जो गोल झिल्ली है यही है आइरिस, और इसके बीचों बीच जो छेद काला वाला दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं नेत्र तारा यानी कि पीपल। प्रत्येक मनुष्य में आइरिस का जो रंग होता है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए आंखों का जो रंग होता है वो आइरिस के द्वारा डिसाइडेड होता है, और जिस कलर का आइरिस होगा उसी कलर की हमारी आंख भी होगी। जैसा कि चित्र में आपको विभिन्न आइरिस के रंगों वाली आंख दिखाई गई है, तो आप भी आईने में देखकर पता लगाइए कि आपका आइरिस किस कलर का है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था
कि ये जो रंगीन आइरिस है वो प्रकाश की मात्रा को अपने बीच में जो छेद होता है, जिसे हम नेत्र तारा या पुतली भी कहते हैं, इसकी सहायता से प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे होती है। चूंकि प्रकाश पुतली से होकर ही अंदर जाता है, इसलिए जब दिन का समय होता है तो यह पुतली प्रकाश की मात्रा ज्यादा होने के कारण अपने आप के आकार को कम कर लेती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। और जब रात होती है तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह अपने आकार को बढ़ा लेती है। आप इस प्रक्रिया को इस तरह से समझ सकते हैं, यदि आप सूर्य की तेज रोशनी से किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं, तो वहां पर जाकर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन यदि आप कुछ सेकंड के लिए वहां पर खड़े हो जाएं, तो धीरे धीरे करके पुतली का आकार बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर जाने लगता है और धीरे धीरे करके बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आपको वहां चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। अर्थात ज्यादा प्रकाश में पुतली का आकार बहुत कम होता है और जब प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है तो पुतली का आकार अचानक में बढ़ जाता है। हमने आंख के बाहरी हिस्से में स्क्लेरा, आइरिस, पुतली और कार्निया के बारे में पढ़ा है। अब जल्दी से चलते हैं आंख के अंदर। आइरिस के ठीक पीछे मांसपेशियों की विभिन्न परतों से बना हुआ एक लेंस होता है, जिसकी दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं और इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.44। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा लेंस है वो एक उत्तल लेंस की तरह नजर आ रहा है। अतः इसका जो मुख्य कार्य है वो वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को रेटिना के ऊपर अभिसारित करना है, यानी कि फोकसित करना है। और इस कार्य में इसकी मदद करती हैं पक्षमाभी पेशियां, जो दोनों ओर से इस लेंस को जकड़े रहती हैं। अगर हम हमारे नजदीक की चीजें जैसे मोबाइल आदि को देखते हैं तो ये पक्षमाभी पेशियां हमारे लेंस को दबाकर मोटा कर देती हैं, जिससे लेंस की फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी घट जाती है और हमारी आंखों पर जोर पड़ने लगता है। यदि हम अपने मोबाइल फोन को रोज रोज बहुत लंबे समय तक उपयोग में लाते हैं तो पक्षमाभी पेशी और लेंस के ऊपर दबाव पड़ने से हमारी आंखों में परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए हमें मोबाइल को ज्यादा लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके विपरीत यदि हम दूर की चीजों जैसे कोई बिल्डिंग या ताजमहल को देख रहे हों तो हमारी पक्षमाभी पेशियां इस लेंस को ढीला छोड़ देती हैं, जिससे हमारी आंखों को आराम मिलता है और लेंस की जो फोकस दूरी है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। अभी हमने देखा कि जो हमारा नेत्र लेंस है वो पक्षमाभी पेशियों के कारण कभी तो मोटा हो जाता है और कभी हो जाता है पतला। जब लेंस मोटा होता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है और जब लेंस पतला हो जाता है तो हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अर्थात हमारे लेंस में अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को हम समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। इसे हम एक्मोडेशन पावर अथवा समंजन की शक्ति भी कह सकते हैं। मानव नेत्र में समंजन की शक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जाती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की क्षमता को हम समंजन क्षमता या एक्मोडेशन पावर कहते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस का जो बेसिक गुण होता है वो होता है वस्तुओं का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में ना रखी हो तो उत्तल लेंस हमेशा वस्तुओं का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसी प्रकार से जो हमारा आंख का लेंस है ये भी अपने सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है हमेशा रेटिना पर। इसका मतलब ये जो रेटिना है वो हमारे आंख के पर्दे की तरह कार्य करती है, जिस पर किसी भी वस्तु का स्पष्ट उल्टा और सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना से जुड़ी हुई प्रकाश शिराएं इस उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क पहुंचा देती हैं और हमारा मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके विश्लेषण करके समझ लेता है और मस्तिष्क में इस प्रोसेसिंग के बाद हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देने लगता है।
अब ये जो हमारी आंख की रेटिना है, इसके अंदर दो प्रकार की ऑप्टिकल नर्व सेल पाई जाती हैं। पहली होती है बेलनाकार, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता की पहचान करती हैं। और दूसरे प्रकार की सेल्स प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती हैं, अर्थात वह प्रकाश के रंग की पहचान करती हैं, और वो होती हैं शंकुआकार या कोन शेप्ड ऑप्टिकल नर्व्स। यदि हम अपने आस पड़ोस में मुर्गों की गतिविधियां होती हैं, उन पर अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि जो मुर्गा है वो सुबह होते ही जाग जाता है और अंधेरा होने से पहले ही अपने मालिक के घर पहुंच जाता है, क्योंकि मुर्गे की आंखों में ये जो बेलनाकार नर्व सेल्स होती हैं, इसकी कमी होती है और मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो अंधेरा होने से पहले घर वापस नहीं आ पाया तो वो अंधेरे में कभी भी घर वापस नहीं आ सकता। इसी प्रकार मधुमक्खी की आंखों में एक विशेष प्रकार की शंकुआकार ऑप्टिकल नर्व्स पाई जाती हैं, जो कई किलोमीटर से ही प्रकाश के रंग को पहचान लेती हैं, फूलों के रंग को पहचान लेती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मधुमक्खियां कुछ विशेष प्रकार के कपड़ों पर मंडराती रहती हैं। अगर हम स्वस्थ आंख की बात करते हैं तो हमारी आंख के सामने अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उस अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट रूप से रेटिना पर ही बनता है और वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देती है। इसका मतलब है स्वस्थ आंख का दूर बिंदु हमेशा अनंत पर होता है। जब उत्तल लेंस से हमने प्रतिबिंब बनाने सीखे थे तो हमने देखा था कि यदि वस्तु अनंत से लेंस की ओर आती है तो उस वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा पीछे की ओर जाता रहता है, परंतु जो हमारी आंख है उसके लेंस की समंजन क्षमता इतनी अच्छी होती है कि वस्तु को हम अगर अनंत से लेंस के पास लाते रहें तो वह लेंस जो हमारी आंख का नेत्र लेंस है वह हमेशा उस वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर ही बनाए रखता है। तो वस्तु को निकट लाने की कोई ना कोई हद तो होती होगी। जी हां, बिल्कुल होती है। अगर वस्तु अनंत से लेकर आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी तक रहे तो ये जो लेंस है वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाए रखने के लिए। यदि वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाए तो लेंस भी बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर देता है कि भैया अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं इसको रेटिना पर बनाए नहीं रख सकता हूं। तो अब होता क्या है, यदि वस्तु के और आंख के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता और इस वजह से वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है, यानी कि वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अर्थात हमारी आंख 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट देख सकती है, यानी कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, जिसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं डी से। बच्चों, हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो स्वस्थ आंख होती है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम एक लाइन में कहें तो स्वस्थ आंख वह आंख होगी जो किसी भी वस्तु को अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल स्पष्ट देख सकती है। अब दुनिया में सबकी आंखें स्वस्थ तो हो नहीं सकती, इसका मतलब आंख में कोई ना कोई कमी भी होती होगी, और अगर कोई कमी होती है तो उसका कोई ना कोई निवारण भी होता होगा। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड देयर रेमेडी, अर्थात दृष्टि दोष तथा उसके निवारण। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निकट की वस्तुओं को तो बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं वो उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और बच्चों, निकट दृष्टि दोष में एक चीज का ध्यान और देना है कि जो स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती थी, यानी कि जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता था, इस दोष में
यह बिंदु भी 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जिनकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को भी बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। और आंख में यह जो दोष होता है वो बच्चों में 10 से लेकर 16 साल तक की आयु में ही हो जाता है। अब जान लेते हैं इस रोग के कारण के बारे में। आखिरकार ये जो दृष्टि दोष है वो हुआ क्यों है? तो उसमें पहला कारण देख लेते हैं। इसमें पहला कारण है जो हमारा आंख का गोला है, नेत्र गोला है, अगर उसका व्यास बढ़ जाए। अब देखिए चित्र में, जब आंख स्वस्थ थी तो ये जो प्रतिबिंब था वो बन रहा था रेटिना पर। अब चूंकि हमारे नेत्र गोले का व्यास बढ़ गया है इसलिए ये प्रतिबिंब रेटिना से बहुत पहले बनने लगा है, यानी कि लेंस के निकट आ गया है। और दूसरा कारण है हमारे लेंस का मोटा रह जाना, यानी कि जो हमारी पक्षमाभी पेशियां थी वो इस लेंस को पतला नहीं कर पाती। और अगर लेंस पतला नहीं हो पाता है तो उसकी फोकस दूरी कम रह जाती है, यानी कि जो लेंस है वो अनंत से आने वाली समांतर किरणों को रेटिना से पहले यानी कि लेंस के निकट ही फोकसित कर देता है। और इस लेंस के निकट के कारण ही इस दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों कारणों की वजह से हर बार जो वस्तु है, जो अनंत पर रखी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना से पहले और लेंस के निकट बनता है। अब देखो भाई, बीमारी तो हो गई, इसका कोई ना कोई इलाज भी तो होता होगा, यानी कि इसका निवारण क्या है, तो जल्दी से देख लेते हैं। अब अगर आप वस्तु के प्रतिबिंब पर ध्यान दें तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन रहा है, यानी कि अगर ये प्रतिबिंब धीरे धीरे करके हम रेटिना तक पहुंचा दें तो हमें वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। इसका मतलब अब हमें करना क्या होगा, ये जो किरणें ज्यादा मुड़ी हुई हैं इनको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। अब प्रकाश की किरणों को अपसारित करना है, यानी कि दूर दूर ले जाना है, तो दूर दूर ले जाने का काम कौन सा लेंस करता है बताइए? बिल्कुल सही, यानी कि अवतल लेंस। अगर हम इन किरणों के रास्ते में किसी अवतल लेंस को रख दें तो वो अवतल लेंस इन किरणों को दूर पहुंचा देगा और ये जो प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है वो पीछे हटकर रेटिना पर बनने लगेगा, कुछ इस तरह से। देखिए, इन किरणों के बीच में हमने एक अवतल लेंस रख दिया है, तो जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा था अब वह प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बन रहा है। और रेटिना पर बनने का मतलब है कि वस्तु हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। अर्थात जिन व्यक्तियों की आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है वह इसके निवारण के लिए एक ऐसा चश्मा लगाते हैं जिसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस के चश्मे से निकट दृष्टि दोष का निवारण संभव है। अब अगर कोई निकट दृष्टि दोष से परेशान है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई निकट के स्थान पर दूर दृष्टि दोष से परेशान हो। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं निकट के स्थान पर दूर दृष्टि दोष का कारण और उसका निवारण। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने निकट की जगह दूर लिया है, यानी कि निकट का उल्टा कर दिया है। तो जो भी चीजें निकट दृष्टि दोष में हमने पढ़ी हैं दूर दृष्टि दोष में बिल्कुल उसकी उल्टी होंगी। अब जैसे निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती थी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी, इसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, यानी कि अगर वस्तु d बराबर 25 सेंटीमीटर पर भी रखी है तो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूरदृष्टि दोष। अब आते हैं सीधे दूरदृष्टि दोष के कारणों पर। तो यहां पर जो निकट दृष्टि दोष था उसके कारण में लिख रहा है नेत्र गोले का व्यास का बढ़ जाना। अगर निकट दृष्टि दोष में
नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है तो दूरदृष्टि दोष में निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। पहले निकट दृष्टि दोष में लेंस की जो फोकस दूरी थी वो कम हो रही थी और लेंस था मोटा, तो इसका मतलब दूरदृष्टि दोष में बिल्कुल ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि लेंस रहेगा पतला और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी पक्षमाभी पेशियां थी वो हमारे लेंस को मोटा करने में असफल हो रही हैं। अर्थात दूरदृष्टि दोष में नेत्र का गोले का व्यास कम हो जाता है, यानी कि नेत्र का गोला सिकुड़ जाता है और लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा बढ़ जाती है। यानी कि दोनों ही स्थिति में ये वाला जो प्रतिबिंब था वस्तु का वो निश्चित रूप से रेटिना से दूर बनेगा और लेंस से भी दूर हो जाएगा। कुछ इस तरह से अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर भी रखी है तो उसका प्रतिबिंब लेंस से बहुत दूर और रेटिना से भी परे बनता है। इसमें एक चीज और समझ लें कि यदि हम इस वस्तु को दूर ले जाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे करके रेटिना की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये जो वस्तु है अगर हम 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना पर आ जाएगा। इसका साफ सा मतलब यह हुआ कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है। अभी आपने देखा कि दूरदृष्टि दोष की परिभाषा, इसके कारण सभी के सभी निकट दृष्टि दोष के बिल्कुल उल्टा हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो निवारण होगा वो निश्चित रूप से वो निकट दृष्टि दोष का उल्टा होगा। तो निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा था? अवतल लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? उत्तल लेंस का। बिल्कुल सही है। अब जल्दी से इसे समझ लेते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना से भी दूर बन रहा है। इसका मतलब इस प्रतिबिंब को हमें पास लाना है। पास लाने का मतलब है इन दोनों किरणों को हमें और पास पास लाना होगा, और पास पास लाने वाला जो लेंस होता है उसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस, और अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। अगर हम इन दोनों किरणों के रास्ते में एक उत्तल लेंस रख दें तो ये प्रतिबिंब इन किरणों के पास पास आ जाने की वजह से रेटिना पर आ जाएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं इसे। कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस रखने पर ये जो प्रतिबिंब लेंस से दूर और रेटिना से भी दूर बन रहा था यह के रेटिना पर आ जाएगा। अर्थात दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करने से ये जो किरणें हैं वो अभिसारित होकर रेटिना पर आ जाएंगी, कुछ इस प्रकार से। और जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने लगेगा, और रेटिना पर बनने का मतलब है कि वस्तु अब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की, यानी कि उनकी आंखों में निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई निवारण तो जरूर होगा। तो चलिए इसका निवारण भी देख लेते हैं और इसका कारण भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कारण। इस प्रकार का दृष्टि दोष जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं वह असल में उम्र बढ़ने के कारण होता है। उम्र बढ़ने के कारण ये जो लेंस को घेरे हुए पक्षमाभी पेशियां होती हैं ये बहुत कमजोर हो जाती हैं, और जब ये कमजोर हो जाती हैं ना तो ये लेंस को पतला कर पाती हैं और ना ही लेंस को मोटा, यानी कि लेंस की जो फोकस दूरी बदल रही थी उसकी जो क्षमता है वो लगभग ना के बराबर हो जाती है, यानी कि समंजन क्षमता बहुत कम हो जाती है। अब चूंकि निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है अवतल लेंस के द्वारा और दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है उत्तल लेंस के द्वारा, और जिनकी आंखों में ये दोनों दोष हों तो इसका मतलब एक ऐसे चश्मे का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें उत्तल लेंस भी होता हो और साथ में अवतल लेंस भी। तो वो होता है कुछ इस प्रकार से। मान लेते हैं ये कोई चश्मा है और उस चश्मे में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए ऊपर की तरफ लगाया जाता है अवतल लेंस और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए लगाया जाता है उत्तल लेंस।
अर्थात जिनकी आंखों में जरा दृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तुएं देखने के लिए तो सीधा देखते हैं अवतल लेंस से, और जब उन्हें कोई चीज पढ़नी होती है यानी कि कोई वस्तु पास होती है तो वो नीचे की तरफ इन उत्तल लेंस में देख लेते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चाहे वो दूर की वस्तु हो चाहे वो पास की वस्तु हो, उन्हें देखने में कोई परेशानी नहीं होती, यानी कि वे दूर और पास दोनों की वस्तुओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी कि उनकी आंख में ना तो निकट दृष्टि दोष होता है और ना ही होता है दूर दृष्टि दोष। लेकिन वो भी एक और बीमारी से परेशान हो सकते हैं। चलिए इसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी जाली को देखता है या ऐसी शर्ट या ऐसे कपड़े या ऐसे डिजाइन को देखता है जिसमें कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं और कुछ रेखाएं हैं क्षैतिज जो जालीनुमा हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ व्यक्तियों को ऊर्ध्वाधर रेखाएं या क्षैतिज रेखाओं में से कोई सी एक रेखाएं सीधी नहीं दिखाई देती, उन्हें वो थोड़ी सी वक्राकार या मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं वक्राकार दिखाई देती हों, वो इस तरह से जालीनुमा दिखाई नहीं देंगी, उन्हें थोड़ी सी मुड़ी हुई या वक्राकार दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं अबिंदुकता। अब जल्दी से जान लेते हैं इस बीमारी का कारण क्या होता है। जब हम आंख की संरचना पढ़ रहे थे तब हमने आंख के मध्य हिस्से को कुछ उभरा हुआ बताया था और यह पारदर्शी होता है। इसका नाम क्या था? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका नाम था कॉर्निया। अगर हमारी कॉर्निया जो यहां पर गोल दिखाई दे रही है पूरी तरह से गोल ना हो, यानी कि इसकी गोलीय आकृति में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाए, तो इस प्रकार की जो बीमारी है जिसे हम अबिंदुकता कहते हैं, जिस सीधी रेखाएं वक्र दिखाई देती हैं, और इस प्रकार की बीमारी के लिए ना तो हमें उत्तल लेंस उपयोग करना है और ना ही अवतल। हम उपयोग करते हैं बेलनाकार लेंसों का। अगर हम बेलनाकार लेंसों का उपयोग कर लेते हैं तो ये जो रेखाएं वक्र दिखाई दे रही थी, बेलनाकार लेंस के उपयोग से ये फिर से हमें सीधी दिखाई देने लगेंगी। इसका मतलब अबिंदुकता का जो निवारण है वो हम बेलनाकार लेंस के चश्मों से कर सकते हैं। यदि आपकी आंखों में कभी कोई परेशानी हुई हो तो आप कभी डॉक्टर पे भी गए होंगे, और जब आप डॉक्टर पर जाते हैं तो उन्होंने आपको एक स्टूल अथवा कुर्सी पर कुछ दूर बैठाकर कुछ अक्षर भी पढ़वाए होंगे। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको एक किताब दिखाई होगी। वो किताब कुछ इस तरह की होती है। उस किताब में कुछ रंगीन धब्बों के सहारे से कुछ नंबर इस तरह से लिख रहे होंगे। अगर आप इन सभी नंबरों को पढ़ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो आने वाली बीमारी जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो आपकी आंखों में नहीं है। जब डॉक्टर आपको इस तरह के धब्बों वाली किताब आपसे पढ़वाते हैं तो असल में वो आपकी आंखों में एक ऐसी बीमारी ढूंढ रहे हैं जो रंग से संबंधित है और जिसे हम कहते हैं वर्णांधता, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रंगों को नहीं पहचान सकते। इसका मतलब यह है कि यदि हरे और लाल रंग बहुत पास पास रखे हों तो आपको दोनों रंगों की पहचान में परेशानी हो सकती है। अब जान लेते हैं जल्दी से इस बीमारी के कारण को। जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होगा उसकी आंखों में असल में शंक्वाकार जो सेल्स होती हैं जो प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती हैं, उनकी कमी हो जाती है। और अगर हमारी आंखों में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है तो हम हरे और लाल रंग में जो पास पास रखे हों उनमें विभेद नहीं कर सकते। और आखिर में आते हैं इसके निवारण पर। इस बीमारी का कोई भी इलाज अभी तक संभव नहीं है। असल में ये जो बीमारी है वो एक आनुवांशिक बीमारी है। ये हमें अपने माता पिता से मिलती है। अगर हमारे माता पिता में से किसी भी एक को अगर कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, वर्णांधता की बीमारी होती है, तो वो बीमारी हमें भी मिल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे माता पिता अगर इस बीमारी से पीड़ित हों तो हम भी उस बीमारी से पीड़ित हों। अर्थात ये बीमारी एक आनुवांशिक बीमारी जरूर है, लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि माता पिता अगर इस बीमारी से पीड़ित हो तो बच्चा भी इस बीमारी से पीड़ित होगा, परंतु यदि वह पीड़ित होता है तो इस बीमारी का कोई भी इलाज अभी तक संभव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप किसी भी किताब की सहायता से इस पूरे टॉपिक को बिंदुवार लिख लीजिएगा और निश्चित रूप से उनके चित्र और संबंधित न्यूमेरिकल भी करके देखिएगा। और अंत में सबसे खास बात, आप जब स्वयं समझ जाएं तो इस टॉपिक को अपने दोस्तों को भी समझाइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।